नमस्कार, खबर दोपहर में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश लकी जगवानी। रक्षा विशेषज्ञ पीके सहगल ने भारत और चाइना के बीच विवाद को लेकर कहा कि चाइना को यह समझना चाहिए कि भारत को छोटा मोटा देश नहीं, भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है। भारत किसी और देशों के बहकावे में नहीं आता। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। लद्दाख में स्टैंड ऑफ को सुलझाने के लिए आज हिंदुस्तान और चाइना के लेफ्टिनेंट जनरल्स आपस में मुलाकात करेंगे। हिंदुस्तान की पूरी कोशिश होगी कि हम चाइना को इंसिस्ट करें चाइना के ऊपर कि वो उन पोजीशन पे जाए जहां अर्ली अप्रैल में था। चाइना 5 मई के पोजीशन पर अख्तियार करने के लिए राज़ी होगा, लेकिन 5 मई तक इंट्रूजन हो चुकी थी। हमने उस इंट्रूजन को 5 मई को डिटेक्ट किया। हमने इंसिस्ट करना है कि जो हमारी सरजमी है चीन को हर हालत में उसको छोड़ना होगा। चीन को साफ तौर पे पता होना चाहिए कि हिंदुस्तान कोई छोटा मोटा देश नहीं है, वो ताइवान नहीं है, फिलीपींस नहीं है, मलेशिया नहीं है, एक उभरती महाशक्ति है। और हिंदुस्तान जो है किसी दूसरे देश के बहकावे में नहीं आता। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने एक रिपोर्ट जारी की है जो साफ तौर पे दर्शाती है कि जो अफगानिस्तान में इस समय क्योस हो रहा है, महम हो रहा है और टर्मोइल हो रहा है, उसके पीछे केवल और केवल पाकिस्तान का हाथ है। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो हिंदुस्तान में और बाकी साउथ एशिया में इस माफी की घटना होती हैं वो पाकिस्तान की मेहरबानी से ही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने खुद कन्फेस किया यूनाइटेड नेशंस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ में कि उनके सॉइल में 30 से 40 हज़ार टेररिस्ट ऑपरेट कर रहे हैं और वो उनकी सरजमी को हमेशा इस्तेमाल करते रहे। उसके बावजूद जब ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसके तहत साफ तौर पर नजर आया है कि पाकिस्तान आज ग्लोबल एपिसेंटर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना महामारी के संकट के बीच ऐसे प्राइवेट अस्पतालों को चेतावनी दी जो बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा, कुछ हॉस्पिटल बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं, मैं उनको चेतावनी देना चाहता हूं, ऐसे हॉस्पिटल को बख्शा नहीं जाएगा। सीएम केजरीवाल ने कहा, अस्पताल इलाज करवाने के लिए बनाए गए हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं। सीएम केजरीवाल ने कहा, हमने बिस्तरों की कालाबाजारी रोकने के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया। हमने अस्पतालों में बेड और वेंटिलेटर की संख्या को पारदर्शी बनाने के बारे में सोचा और इसे लेकर हंगामा मचा हुआ था, जैसे कि हमने कोई अपराध किया हो। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खराब हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इस कंट्रीब्यूशन करते हैं, लेकिन कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो ट्यूसडे को, मंगलवार को, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया। हमने कहा ये ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है? क्योंकि जनता को पता ही नहीं कि इस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भर गए, तो वो अपने हिसाब से ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। वो जो भी 2-4 कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे, सारे बहुत अच्छे हैं। फिर से मैं कह दूं कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, 2-4 हैं जो बदमाश हैं। अगर हमने ये सोचा अगर हम इसको सारी जानकारी को ट्रांसपेरेंट कर दें, अगर हम जनता को बता दें कि भाई इस अस्पताल में इतने टोटल बेड हैं, इतने खाली हैं, इतने वेंटिलेटर हैं, इतने खाली हैं, तो जनता को सब पता चल जाएगा, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा। वहीं आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने प्रवासी मजदूरों को लेकर कहा कि उनके बिना देश की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है और इसके साथ ही कहा कि लोग अभी प्रवासियों को ट्रक या बस के जरिए वापस लाने की तैयारी में हैं। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। फैसला आया है। इसके पहले भी एक बार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था और उस समय दिखाई दे रहा था कि हजारों की संख्या में औरत मर्द बाल बच्चों के साथ सड़क पर जा रहे हैं। किस किस तरह से जा रहे हैं उसका हृदय विदारक दृश्य भी टेलीविज़न चैनलों पर दिखाई दे रहा था। लेकिन उस समय जो है सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करना उचित नहीं समझा। अब तो
मैंने रिवर्स माइग्रेशन शुरू हो गया है। अब जो लोग आए हैं, कई लोग फिर वापस जा रहे हैं, और उनको वापस बुलाने के लिए जो होस्ट राज्य हैं, होस्ट स्टेट हैं, जैसे पंजाब है या बाकी तेलंगाना है या और राज्य हैं, वो भेज रहे हैं टिकट कटा के, बस से, हवाई जहाज़ तक से बुलाने की तैयारी में हैं। क्योंकि माइग्रेंट लेबर जो हैं, इनके बगैर देश की इकोनॉमी चल ही नहीं सकती है। देश की इकोनॉमी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में हर जगह पर 24 घंटे बिजली आपूर्ति देने के अपने अभियान पर बड़ा कदम बढ़ाया है। उन्होंने शनिवार को अपने सरकारी आवास पर 3,135 करोड़ की लागत से बने 28 विद्युत उपकेंद्र का शिलान्यास और लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ इस अवसर पर ऊर्जा और अतिरिक्त ऊर्जा स्रोत मंत्री श्रीकांत शर्मा और राज्य मंत्री रमाशंकर सिंह पटेल और बिजली विभाग के अधिकारी मौजूद रहे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने इस अवसर पर कहा कि इतने उपकेंद्र मिलने के बाद से प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था और बेहतर होगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि लॉकडाउन में भी उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य है जहां पर इतनी योजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास किया गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3,135 करोड़ की लागत से उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा निर्मित 28 उपकेंद्रों का शुभारंभ किया। व्यापक सुधार की उस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार निरंतर आगे बढ़ रही है और मुझे प्रसन्नता है कि आज पावर कॉरपोरेशन लॉकडाउन के तुरंत बाद अनलॉक की पहली इस कार्रवाई के साथ, पहले चरण के इस कार्रवाई को बढ़ाने के लिए जब हम पूरे प्रदेश और देश के अंदर कार्य कर रहे हैं तो एक साथ 3,135.34 करोड़ रुपए की लागत की इन सभी परियोजनाओं के साथ पावर कॉरपोरेशन उत्तर प्रदेश वासियों के साथ यहाँ पर खड़ा है। मैं आज के इस अवसर पर उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन को विकास की योजनाओं को पूरी तत्परता के साथ आगे बढ़ाने, आम जन की भावनाओं के अनुरूप विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, किसानों, मजदूरों और दूर दराज के उन क्षेत्रों में भी विद्युत की आपूर्ति उनकी भावनाओं के अनुरूप करने के लिए जिस संकल्प के साथ पावर कॉरपोरेशन कार्य कर रहा है, उसी कड़ी को सुदृढ़ करने के लिए आज का यह कार्यक्रम हम सबके सामने। देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है, तो वहीं कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। तो वहीं राज्य के मंगलुरु में एक निजी बस के कंडक्टर सुदर्शन ने कोरोना को फैलने से रोकने के लिए एहतियातन कदम उठाया है। कंडक्टर इस दौरान पीपीई किट पहनकर अपनी ड्यूटी कर रहा है। आपको बता दें, देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2,36,000 के पार हो चुकी है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं राज्य सरकार के आदेश के मुताबिक देहरादून आज बंद है। राज्य सरकार ने हर हफ्ते शनिवार और रविवार को जरूरी सेवाओं को छोड़कर शहर को बंद रखने के आदेश जारी किए थे। एसपी सिटी श्वेता ने बताया कि अनावश्यक रूप से घूमने वाले वाहनों को जब्त कर रहे हैं और चालान भी काट रहे हैं। 2 दिन जो शनिवार और रविवार का कंप्लीट लॉकडाउन है, उसके लिए फोर्स जो है पूरे सिटी एरिया में तैनात है। नगर निगम क्षेत्रांतर्गत आदेश के क्रम में जितनी प्रतिष्ठान और दुकानें हैं उन्हें कंप्लीट रूप से बंद रखा गया। केवल जो असेंशियल कमोडिटीज़ जिनके लिए परमिशन है, जैसे कि डेयरी या सब्जी की दुकानें, केवल वही खुली है। उसके अतिरिक्त बाकी सभी प्रतिष्ठान दुकान बंद कर रखे हैं। बैंक्स जो हैं वो भी बंद करवाए गए हैं।
और केवल जो मूवमेंट हो रहा है वो असेंशियल सर्विसेज का, यानी मेडिकल रिलेटेड अगर किसी का मूवमेंट है तो उसी को अलाउ किया जा रहा है, अदरवाइज बाकी सारे मूवमेंट पे प्रतिबंध जो है कार्रवाई की जा रही है। हमारे अलग अलग जो है एरियाज़ में हमारे बैरियर पॉइंट स्टैब्लिश्ड है, वहाँ पे फोर्स भी बहुत तैनात है, हमारी सीपीयू यूनिट्स भी तैनात है। अनावश्यक रूप से जो मूवमेंट कर रहा है वाहनों को सीज भी कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, और इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से घूमने वालों के खिलाफ जो है डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई भी की। दुनिया भर में अब तक 68,39,000 से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हो चुके हैं, जबकि 33 लाख लोग संक्रमण से ठीक हुए हैं। कोरोना दुनिया भर के 213 देशों में अपने पैर पसार चुका है। दुनिया में 1,30,000 नए मामले सामने आए। कोरोना से मृतकों की संख्या में 4,902 का इजाफा हो गया। दुनिया के करीब 76% कोरोना के मामले सिर्फ 14 देशों से सामने आए हैं। देश में 8 जून से मॉल्स, रेस्टोरेंट्स खुल रहे हैं और इसके लिए यूपी के मुरादाबाद के मॉल और रेस्टोरेंट में तैयारियां चल रही है। कोरोना वायरस को देखते हुए एहतियातन सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजेशन के इंतजाम किए जा रहे हैं। सभी कर्मचारियों को कोरोना के लिए सतर्क कर दिया गया है और बार-बार सभी मॉल में मौजूद चीजों और हाथों को सैनिटाइज करने के लिए कहा जा रहा है। पूरी प्रिकॉशन है, हमने पूरे मॉल को सैनिटाइज करा। इवन हमारा जो एसी प्लांट है उसको भी सारा सैनिटाइज कर दिया गया है। और स्कैनिंग का प्रोग्राम है ही है। जो पब्लिक अगर आएगी भी तो विदाउट स्कैनिंग अंदर नहीं जाएंगे। और हमारे जितने स्टाफ फ्रंट लाइन पर होगा उसको सबको पीपी किट वगैरह और मास्क भी है। लेकिन गवर्नमेंट का भी सेटिंग का अलाउ नहीं है, इसलिए हम होम डिलीवरी स्टार्ट करेंगे। तो मॉल शुरू 8 तारीख से पूरी तैयारी आपकी होगी? 8 तारीख से हमारे मॉल भी पूरी तैयारी। उधर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने हरियाणा उद्यम मेमोरेंडम पोर्टल लॉन्च किया। सभी उद्यमों को एक विशिष्ट पहचान प्रदान करने के उद्देश्य से हरियाणा सरकार ने पोर्टल को लॉन्च किया है, जिसके तहत दुकानों, एमएसएमई, बड़े और मेगा उद्योगों को सरकार की ओर से एकीकृत तरीके से अनुमति और सेवाएं प्रदान की जा सके। इस पोर्टल में राज्य के उद्यमों और सभी कर्मचारियों का एक डेटाबेस तैयार हो सकेगा। तो साथ ही कोविड-19 महामारी के दौरान हुए अनुभव वाले प्रवासी श्रमिकों का विवरण भी तैयार किया जाएगा। अगली खबर कर्नाटक से है, जहां ग्रामीण विकास और पंचायत राज विभाग के मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने मनरेगा कार्यों का दौरा किया। मंत्री के.एस. ईश्वरप्पा ने कलबुर्गी जिले के होन्नार किरनागी गांव का दौरा किया और वहां मनरेगा के तहत किए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि अनलॉक 1 में मनरेगा के तहत कई मजदूर काम पर लौट आए हैं, लेकिन मजदूरों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल भी ख्याल नहीं किया जा रहा है, जिसके चलते मजदूरों के साथ साथ पूरे देश के लिए भी ये सबसे बड़ा खतरा है। उधर कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से देश की इकोनॉमी पस्त नजर आ रही है और इस वजह से राजस्व का नुकसान तो हुआ ही, सरकार का खर्च भी बढ़ा और इस हालात का असर सरकार की नई योजनाओं पर पड़ने लगा है। दरअसल केंद्र सरकार ने नई योजनाओं की शुरुआत पर रोक लगा दी है। वित्त मंत्रालय ने विभिन्न मंत्रालयों और विभागों के अगले 9 महीनों या मार्च 2021 तक स्वीकृत नई योजनाओं की शुरुआत को रोक दिया है। कोरोना की लड़ाई में आर्थिक संकट से जूझ रहे वित्त मंत्रालय ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए किसी नई योजना की शुरुआत पर रोक लगा दी है। वहीं भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़कर अब तक के उच्चतम स्तर पर आ चुका है। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 29 मई को समाप्त हुए सप्ताह में मुख्य मुद्रा परिसंपत्तियों की अच्छी अभिवृद्धि के चलते $3.43 अरब की बढ़त हुई और इसके साथ ही आपको बता दें उच्चतम स्तर पर यह आ चुका है। आपको बता दें भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
भारतीय रिजर्व बैंक ने देश भर में विभिन्न भुगतान प्रणालियों से होने वाले लेन देन के दैनिक आधार पर जानकारी देने की शुरुआत की है और इसके तहत केंद्रीय बैंक, एनईएफटी, आरटीजीएस और यूपीआई से होने वाले दैनिक लेन देन के साथ एटीएम से होने वाली पैसों की निकासी की भी जानकारी दी जा रही है। वहीं कोरोना वायरस के बीच नकली नोट बनाने का काम जोरों से चल रहा है। आपको बता दें, आंध्र प्रदेश में शुक्रवार को 4 लोगों को नकली भारतीय मुद्रा यानी कि नोट छापने में शामिल होने पर 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पश्चिमी गोदावरी जिले के चेब्रोलू गांव से पुलिस ने सभी आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से आपको बता दें 1,49,200 रुपए के नकली नोट और 2 रंगीन प्रिंटर जब्त किए गए। फिलहाल पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ यानी कि कर्ज के बोझ से यह जूझ रहे पाकिस्तान को अपने सरकारी कर्मचारियों का वेतन स्थिर रखने और नए बजट में प्राथमिक घाटा कम रखने के लिए कहा है। पाकिस्तान के स्थानीय अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के रिपोर्ट के मुताबिक आईएमएफ पाकिस्तान से जोर देकर राजकोषीय हालात को सुधारने के कदम उठाने के लिए कह रहा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए आईएमएफ के कहे पर चलना मुश्किल हो रहा है। गौरतलब है कि पाकिस्तान सार्वजनिक कर्ज के बोझ से जूझ रहा है और ऐसे में पाकिस्तान का सार्वजनिक कर्ज उसकी इकोनॉमी के आकार के 90% पर पहुंच चुका है। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर लोगों ने स्नान किया। आपको बता दें, कल लगे उपछाया चंद्र ग्रहण के बाद आज सुबह लोगों ने स्नान किया। त्रिवेणी स्नान का विशेष महत्व है इसमें और काफ़ी लोग स्नान किए सुबह में, ग्रहण उपरांत मोक्ष का स्नान किए और इसमें करोड़ों यज्ञ का फल प्राप्त होता है इस ग्रहण में स्नान करने से। और लोग रात में भी यहाँ आए थे काफ़ी लोगों स्नान के लिए। 15 पे ग्रहण लगा तो हम लोग 10 साढ़े 10 बजे तक खाना वाना खा के सब आराम से फिर भगवान के नाम लेना चाहिए। इसमें हनुमान चालीसा हो, रामायण हो, जिसको जौन पढ़ना हो पढ़िए, भगवान का नाम लेना चाहिए और दान पुण्य करना चाहिए। सफ़ेद चीज़ बोला था कि दान करना चाहिए, चावल है, केला है, दूध है और गंगा नहाना चाहिए। वहीं महाराष्ट्र के कई हिस्सों में आए निसर्ग तूफान ने कहर मचाया, जिसकी कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुई। निसर्ग तूफान से काफी नुकसान हुआ। निसर्ग तूफान के चलते मुंबई में कई जगहों पर ऐसी तबाही मचाई कि जो लोग बिजली पानी जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस गए। तो वहीं इस तूफान ने बॉलीवुड एक्टर सलमान खान के पनवेल स्थित फार्म हाउस पर जमकर तबाही मचाई। हाल ही में सलमान के पनवेल वाले फार्म हाउस की कई चौंकाने वाली तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। और इसी के साथ ही खबर दोपहर में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप जुड़े रहिए और देखते रहिए ANB न्यूज़।